आज हम बीए भाग द्वितीय के नए टॉपिक के साथ में हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख क्यों किया जाता है। छात्रों, किसी भी देश के संविधान का अत्यधिक जब विस्तार होता है तो उसको संक्षिप्त रूप से परिभाषित करने के लिए प्रस्तावना जोड़ी जाती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। जैसे इस संविधान के माध्यम से हम हमारे नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और अधिकार देना चाहते हैं। हमारा संविधान बनने से पहले जो भारत शासन अधिनियम आए उसमें 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख था। हालांकि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था और वहीं से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में भी प्रस्तावना जोड़ी गई थी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। इसलिए कई बार ये विवाद का विषय बना कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, क्योंकि इसका किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, किसी भाग में उल्लेख नहीं है, किसी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। इसलिए ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और 1960 के बेरोबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा, क्योंकि इसका संविधान के किसी भाग, आर्टिकल और अनुसूची में उल्लेख नहीं है, इसलिए ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अर्थात 1960 के बेरोबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये अत्यधिक विवाद का विषय बना तो इस विषय को फिर चुनौती दी गई और 1973 के केशवनंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को पुनः परिभाषित करते हुए ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। और आज इसी निर्णय के आधार पर, प्रस्तावना के आधार पर विधायिका अपने कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका निर्णय देती है। प्रस्तावना की व्याख्या का जहाँ तक सवाल है, प्रस्तावना के बारे में हमारे संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्र है जो कहानी कहता है तपस्या, त्याग और बलिदान की। अर्थात इसका एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण और भारी है। जब हम इसके शब्दों की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले जो ये वाक्य आता है, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हमारे संविधान का निर्माण भारत की जनता ने बनाया, अंग्रेजों ने नहीं बनाया। ये हमारा संविधान उधार लिया हुआ नहीं है। ये वाक्य भी सबसे पहले अमेरिकी संविधान में था, वहाँ से यूएनओ के चार्टर में आया और वहीं से प्रेरित होकर के हमने इस वाक्य को हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा, जो ये उल्लेखित करती है कि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के और जनता के द्वारा निर्मित है। जहाँ दूसरी ओर इसके शब्दों की बात करें तो इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता। दोस्तों, समाजवाद शब्द का अर्थ है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त हों। समाजवादी मॉडल भारत की आवश्यकता थी, इसीलिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इसके वैचारिक रूप से तो स्थापित किया गया था, लेकिन इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ करके सामाजिक न्याय स्थापना करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है कि भारत या राज्य का कोई धर्म नहीं है। शासक व्यक्तिगत रूप से धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन एक प्रशासनिक पदाधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारी के रूप में उसका कोई धर्म नहीं है। अर्थात वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों के साथ न्याय करेगा, किसी धर्म के साथ विशेष लगाव नहीं रखेगा। इस धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित हमारे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में भी किया गया है। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन हम इससे पहले भी धर्मनिरपेक्ष थे, क्योंकि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो धर्मनिरपेक्षता को ही परिभाषित करती है। प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य है कि भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। उसके ऊपर वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है, उसके ऊपर किसी अन्य देश का आदेश नहीं चलेगा।
लोकतांत्रिक संप्रभु का तात्पर्य है कि हमारा जो शासक है वो जनता द्वारा निर्वाचित है। इस प्रस्तावना में एक गणराज्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है, और गणराज्य उस देश को कहते हैं जिस देश का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस देश को हम गणराज्य कहते हैं। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार इनका उल्लेख किया गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अर्थात 3 प्रकार की न्याय का हमारी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। पहला, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में धर्म, जाति, वर्ण, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और इस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ही हमारे संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि ये दूरी और खाई कम की जा सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार हो तथा राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से नेतृत्व करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस प्रकार से 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता के माध्यम से भारतीय नागरिकों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक अपनी लक्ष्मण रेखा में रह कर के विचार प्रकट करे, अर्थात राष्ट्र के विखंडन से संबंधित विचार प्रकट नहीं करे, अन्यथा राज्य प्रतिबंधित कर देगा। इसके अलावा हमारे प्रस्तावना के अंदर भारतीय नागरिकों तथा उसके कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत का तात्पर्य है स्वीकार करना, आत्मार्पित का मतलब है अंतरात्मा से स्वीकार करना, और अधिनियमित का मतलब है कानूनी रूप से स्वीकार करना। इस प्रकार भारतीय जनता ने 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस प्रस्तावना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो नागरिक कल्याण, स्वतंत्रता, समानता पर विशेष बल देता है, जिससे राष्ट्र के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सके। धन्यवाद।